हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 17th ऑफ फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल अरेना एंड इट्स अबाउट द क्राइसिस व्हिच हैज बीन arisen between the UK, between the Russia and Ukraine, about a small island, about a small piece of land, okay, that is Crimea. सो हुआ क्या कि कल हमने पढ़ा था न्यूज़ में कि रशिया ने बोल दिया था कि हमने अपने ट्रूप्स को पुल आउट कर दिया है फ्रॉम द आइलैंड ऑफ क्रीमिया। बल्कि देखा जाए तो रशिया ने 3 साइड से घेर के रखा हुआ है यूक्रेन को, है ना, कवर करके रखा हुआ है यूक्रेन को। एंड रशिया की तरफ से स्टेटमेंट भी आया था जो कि हमने कल न्यूज़ में पढ़ा था कि हमने क्रीमिया जो आइलैंड है वहां से अपने ट्रूप्स को हमने पुल आउट कर लिया है, डी एस्केलेशन इसमें स्टार्ट कर दी है। बट नेटो एंड यूएस से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वी आर स्पेक्टिकल, मतलब वी डोंट नो एंड वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन द यूक्रेन वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन द रशिया स्टेटमेंट अबाउट द पुलिंग आउट ऑफ देयर ट्रूप्स फ्रॉम द क्रीमिया आइलैंड। ओके, सो उन्होंने बोला कि अभी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते और हमें लगता है कि रशिया ने अभी तक अपने ट्रूप्स को पुल आउट नहीं किया। और आज इस पे एडिटोरियल भी है, इसको अपन डिस्कस करेंगे और समझेंगे भाई रशिया चाहता क्या है और क्या है रशिया का स्टैंड भी। ठीक है, चलो। सो व्हाट हैपन, तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि कोई भी वो रूल्स रेगुलेशन को अमेंड कर सकती है अपने हिसाब से। ये सिंपल सी बात उन्होंने बोल दिया है। अगर आपके स्टेट में, हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने बोला है कि अगर आपके स्टेट में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम है, केसेस कम निकल रहे हैं, तो इफ फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप कैसे भी कोविड 19 के रूल्स रेगुलेशंस को अमेंड कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस हटा सकते हो। और गवर्नमेंट ने अभी किया भी है। गवर्नमेंट ने 21 जनवरी को तो ये पावर दे दी गई थी, लेकिन अब फाइनली अब पब्लिक में आ चुका है। एंड गवर्नमेंट ने अभी 10th ऑफ फरवरी को भी इंटरनेशनल ट्रेवल को लेकर रिस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए थे वो भी बहुत ज्यादा ईज डाउन कर दिया। मूविंग फर्दर, सर सुप्रीम कोर्ट को एक प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज अबाउट द ट्राइब्यूनल्स के अपॉइंटमेंट को लेकर। क्योंकि इंडिया में हम जब बात करते हैं तो इंडिया में ट्राइब्यूनल्स के, अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि ट्राइब्यूनल्स अमेंडमेंट आया था और ट्राइब्यूनल अमेंडमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और पावर आ गई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ देयर प्रिसीडिंग ऑफिसर्स, फॉर द जुडिशियल मेंबर्स एंड अदर मेंबर्स आल्सो। ठीक है, तो अब जो ट्राइब्यूनल्स बनेंगे उनके जो मेंबर्स होंगे उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है। बट सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जब हम ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं, ट्राइब्यूनल्स के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सीरियसली नहीं लेती, लीनियंसी में ले लेती है। और देखा जाए तो ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो एक पर्पस के लिए हम लोग सेटअप करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केसेस का बर्डन ना पड़े और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस को हम लोग सेटिसाइड कर सकें बाय दी ट्राइब्यूनल्स, जिससे स्पीडी केसेस भी रिजॉल्व होंगे। तो उसको लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके अपॉइंटमेंट को लेकर सीरियसली नहीं ले रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। एंड कल हमने न्यूज पढ़ी थी स्टेट पेज के अंदर अबाउट के वानियार क्षत्रियास का जो कोटा रिजर्व किया गया था बाय दी तमिलनाडु गवर्नमेंट इन दी 20% रिजर्वेशन अप टू 10.5%, मतलब 10.5% रिजर्वेशन जो है अंडर दी 20% रिजर्वेशन, वो वानिया क्षत्रियास के लिए रिजर्व्ड था। मतलब सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हो रहा था। ठीक है, तो उस चीज पे मद्रास हाईकोर्ट के 2 जज की बेंच ने इसको बोल दिया था कि दिस स्टेप टेकन बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू मेक 10.5% रिजर्वेशन फॉर द वानिया क्षत्रियास इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट इज अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड दी पावर। इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशंस फाइल हुई और मेजॉरिटी ऑफ द पिटीशन जो फाइल हुई थी इसी को लेकर थी। एंड कुछ लोगों का ये कहना था एंड सुप्रीम कोर्ट को भी ये क्वेश्चन हियर करना था कि भैया के मद्रास हाईकोर्ट में ही ये केस हियर किया जाए लार्जर बेंच के सामने या फिर हम ये केस ले लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि वी विल टेक द इशू ऑफ वानियार क्षत्रियास वाला जो केस है हम लोग लार्जर बेंच के पास नहीं भेजेंगे। मूविंग फर्दर, सो वी मूव टू द स्टेट पेज। सो अच्छा, एक चीज यहां पढ़ लेना कि जयललिता की डेथ को लेकर बहुत स्पेकुलेशंस फैले हुए थे कि उनकी जयललिता की डेथ हुई कैसे है, मतलब नेचुरल डेथ थी
किस बेस पे डेथ हुई, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि उनकी डेथ के पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी भी है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन वो कमेटी है ना 2 साल तक काम नहीं किया। बट फाइनली आफ्टर 2 years ऑफ बीइंग 2 years आफ्टर बीइंग डोरमेंट, जो वो कमेटी है फिर से रिवाइव हुई है, और उस कमेटी का अब काम होगा टू चेक कि जयललिता की डेथ किन केसेस में हुई। सो कमेटी का नाम लिख लेना। सो Aru Muruga Swamy Committee. तो Aru Muruga Swamy Committee is the committee which examine or which inquire the death of former Chief Minister of Tamil Nadu, Jayalalitha. Moving further, so what happened? तो असम गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग एक पोर्टल खोलने वाले हैं, और उस पोर्टल में ना जो असम की जनता है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी एरिया के नाम चेंज करने को लेकर अपना ओपिनियन दे सकता है ना। उन्होंने ये सारी चीजें बोली, अपना सजेशन भी दे सकता है। तो अब ऐसा क्यों बोला? अब देखो, बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग में आएगा कि देखो यूपी में हुआ था, यूपी में इलाहाबाद को आपने प्रयागराज कर दिया, आपने स्टेशन के नाम चेंज किए, आपने मुगल सराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रख दिया, तो बहुत सारे चेंजेस हुए। एंड उसी चीज को लेकर एक स्पेकुलेशन भी था कि असम में कहीं जो चीफ मिनिस्टर है, जो सभी गवर्नमेंट है अभी हेमंत बिश्वा शर्मा वाली गवर्नमेंट, कहीं वो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट या माइनॉरिटीज को टारगेट ना करे। लेकिन ऐसा नहीं है, न्यूज अगर पूरा पढ़ोगे उसमें ये लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिश एरा पर जो नेम है, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि ब्रिटिश एरा के कुछ असम में ऐसे सिटीज हैं, असम में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको चेंज करने की जरूरत है। जैसे कि उन्होंने एक नाम दिया अबाउट द डिग बॉय। सो अब डिग बॉय अगर पढ़ोगे ना, तो डिग बॉय नाम कैसे पड़ा है? क्योंकि डिग बॉय में वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोल रिफाइनरी है ना। एंड उस कोल रिफाइनरी में उसको इसी वजह से नाम दिया था बिकॉज ब्रिटिशर्स जो थे अपने जो डिगर्स थे, वर्कर्स थे, उनको बोलते थे डिग बॉय डिग। ठीक है, तो इसी के चलते उस जगह का नाम डिग बॉय पड़ गया। और एक और, जैसे कि उन्होंने बताया कि एक और जगह है जिसका नाम बेसिकली आपका मार्गरीटा है। तो मार्गरीटा बेसिकली इटालियन क्वीन को अपीस करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया था। ठीक है, इटालियन प्रिंसेस थी वो, इटालियन क्वीन थी। तो इसी चीज को लेकर ब्रिटिश एरा और जो कॉलोनियल एरा के जो नाम है उनको चेंज करने के लिए, जिससे हमारा और ऐसा नाम रखने की बात की जा रही है कि हमारे जो कल्चर को डिपिक्ट करे, उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के कल्चर को डिपिक्ट करे। मूविंग फर्दर, सो अच्छा, ये थोड़ा एनवायरमेंट से रिलेटेड है। सो 1000 क्रिम्सन रोज बटरफ्लाईज जो हैं वो अभी फ्लाई करेंगी अक्रॉस द ओशन, एंड वो ट्रेवल करेंगी टू दी कंट्री ऑफ श्रीलंका। ठीक है, सो इतना याद रखना, क्रिम्सन रोज बटरफ्लाई जो होती हैं वो आपका अपने आप को चार्ज अप करती हैं, अपना फ्यूल लेती है। जैसे कि आपका जो फ्यूल है वो क्या है? फूड है, वाटर है, तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए फ्यूल होता है। सो वैसे ही उनके लिए भी फ्यूल होता है, उनका भी फूड है। अब उनका फूड बेसिकली डिफर करता है हमारे फूड उनके फूड से। सो देयर फूड इज समथिंग अबाउट के प्लांट से या सॉरी फ्लावर से अपने आप को चार्ज अप करना। तो उसी के चलते जो रामेश्वरम का जो सदर्न पॉइंट है, सदर्न पार्ट है, धनुषकोडी, तो धनुषकोडी बीच पर, प्रिंसटन बीच ऑफ धनुषकोडी, वहां पर वो फ्लावर्स, वहां पर वो है अभी क्रिम्सन रोज बटरफ्लाईज अपने आप को चार्ज अप कर रही हैं, एंड दे विल ट्रेवल अक्रॉस द ओशन एंड दे विल गो टू श्रीलंका। ओके, ये चीज बताएगा। तो क्रिम्सन रोज बटरफ्लाई नाम याद रख लेना। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द स्टेट पेज, सो फाइनली हुआ क्या था कि कर्नाटका में एक सर्कुलर इशू किया गया था टेम्पल के टेम्पल के उसको लेकर, मतलब कि टेम्पल में जो बेल्स होती हैं, साउंड ऑफ द बेल्स होती हैं, उसको लेकर कि भैया उसको स्टॉप किया जाए, उसको रोका जाए, और ऐसी जगह नहीं बजाया जाए जहां पर पब्लिक गैदरिंग होती है या जहां पर पीसफुल वाली बात हो जाती है। तो इसी चीज को लेकर बीजेपी के एमएलएज ने ऑब्जेक्शन रजिस्ट किया। उन्होंने बोला कि ये टेम्पल्स की जो आप स्टॉप कर रहे हो, उनके साउंड को, बेल्स के साउंड को, कॉन्सेल्स को, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली उस सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया गया।
सो दिल्ली पुलिस ने अपना लोगो चेंज कर लिया है और जो नया लोगो है उसमें इंडिया गेट डिपिक्ट हो रहा है और जो पहले लोगो था उसमें अशोकन एम्बलम डिपिक्ट किया जाता था। तो उसी चीज को लेकर थोड़ा पॉलिटिक्स होने लगी एंड बिहार के जो उपेंद्र कुशवाहा पॉलिटिशियन है फ्रॉम द जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने बोला है कि अरविंद केजरीवाल एंड दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो डिमिट कर रही है हमारे कल्चर को, हमारी हिस्ट्री को, क्योंकि अशोका जो थे वो बेसिकली बात करें तो मौर्यन एम्पायर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द इंडियन हिस्ट्री, इन द मीडिएवल हिस्ट्री एंड मौर्यन एम्पायर से वो रिलेटेड थे एंड मौर्यन एम्पायर के फाउंडर भी देखा जाए तो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे एंड अशोका इज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आए थे, तो बिंदुसार इज द फादर ऑफ अशोका। मूविंग फर्दर, या सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, अ केस फॉर अ मोर फेडरल जुडिशरी, इसको अपन पढ़ेंगे। द सेकंड वन, साइंस ऑफ पीस, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग है, दोनों में ही बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस दी अ केस फॉर अ मोर फेडरल जुडिशरी। देखना, अब पढ़ना। अब ये एडिटोरियल लिखा क्यों गया, बताया ये गया इस एडिटोरियल में कि रिसेंटली अभी जो करंट की सिचुएशन चल रही है कंट्री के अंदर इन दी जुडिशियल पार्ट, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो हाई कोर्ट्स को डीमीन करता है, हाई कोर्ट को सबऑर्डिनेट समझता है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में बताया गया कि इंडिया इज अ फेडरल नेशन, है ना, बिकॉज इंडिया इज यूनियन ऑफ द स्टेट एंड हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड द फेडरलिस्टिक नेचर ऑफ आवर कंट्री। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि भाई जो फेडरलिज्म है ना इज अ पार्ट ऑफ द पार्सल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है। अब फेडरलिज्म जो है, पहले समझाया गया कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म इज अ मिड पॉइंट बिटवीन द यूनिटेरियनिज्म एंड कॉन्फेडरलिज्म। अच्छा, ये समझना ये होता क्या है। यूनिटेरियनिज्म का मतलब है कि यहां पर सेंटर सुप्रीम होता है और कॉन्फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सेंटर स्टेट सुप्रीम होता है। तो उसका जो मिड पॉइंट है वो फेडरलिज्म है। ठीक है, मतलब यूनिटरी और कॉन्फेडरलिज्म। अच्छा, कॉन्फेडरल नेशंस का अगर हम बात करें तो कॉन्फेडरल नेशंस, बेल्जियम, बेल्जियम इज अ कॉन्फेडरल नेशंस जहां पर स्टेट सुपीरियर होते हैं, सुपीरियर देन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और यूनिटरी जहां पर सेंटर सुप्रीम, तो उसके बीच का जो पाथ है वो फेडरलिज्म है। ठीक है, ये चीज बताएगा। एंड फिर आगे ऑथर ने फेडरलिज्म को डिस्क्राइब भी किया, तो ये आप खुद पढ़िएगा। देन यस, तो अब हम जब बात करते हैं तो फेडरल को समझाया गया कि भाई फेडरल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड आपका जुडिशरी जो है वो कोऑर्डिनेशन की तरह काम करें और इंडिपेंडेंट रहे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, ना ही कोई किसी के काम में इंटरफेयर करे, बट कोऑर्डिनेटली काम करे, ये चीज है। अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से रिलेटेड तो लिखा नहीं गया, जुडिशरी लिखा गया। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर इसको हम बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर, उन्होंने खुद बोला था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट देखा जाए इट्स नॉट अ सुपीरियर कोर्ट देन आपका हाई कोर्ट। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट, हाई कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कभी नहीं ऐसा बोला था। और उन्होंने ये बोला, और देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंस होता है, वैसा डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में नहीं होगा। दे आर दी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर दी इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये चीज स्टेटमेंट बोला गया था और ये है भी, डिपिक्टेड भी है। जैसे कि इंडिया में फेडरेशन में डुअल पॉलिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, आपका आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बट इंडिया में जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स है वो एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी को डिपिक्ट करते हैं, ये चीज बताया गया। और उन्होंने फिर बोला, ऑथर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट तो देखा जाए तो न्यूली स्टैब्लिश्ड कोर्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद स्टैब्लिश किया गया, बट इंडिया में ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, जो 1860 से स्टैब्लिश है, ये चीज बताई गई। तो अब प्रॉब्लम क्या है ये हमें समझना है। तो चलो, तो ऑथर का ये कहना है कि देखो, उन्होंने थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताया कि उन्होंने बोला कि कुछ हाई कोर्ट्स इतने पुराने हैं, सुप्रीम कोर्ट से बहुत पुराने हैं, 1860 से बने हुए, मतलब 19th सेंचुरी से बने हुए हैं, मिड 19th सेंचुरी के बने हुए हैं। और एक बार ऑफर किया गया था दो जजेस को, एक मद्रास हाई कोर्ट के जज थे और एक आपके बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, कि भैया हम आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहे हैं, बट उन्होंने अपने आप को मना कर दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनेंगे, बल्कि वी विल प्रिफर टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ दैट ऑफ आवर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्ट है, ये चीज बताया गया था, है ना। लेकिन देखा जाए तो
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो बैलेंस है वो क्रिएट रहा 1990s तक, बट 1990s के बाद वो बैलेंस डगमगाने लगा। इवन इमरजेंसी के हम समय की बात करें, जब 1975 से 1977 में इमरजेंसी लगी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट झुक गई थी, बट हाई कोर्ट नहीं झुकी थी। हाई कोर्ट ने इमरजेंसी के समय भी इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को अपहेल्ड किया था। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? तो ऑथर ने बताया कि देयर आर 3 प्रॉब्लम्स विच demeaning the high courts and that shows that high court are the subordinate to the supreme court. The first thing is, उन्होंने बोला फर्स्ट थिंग क्या है? कोलिजियम है। क्योंकि कोलिजियम में कुछ सेक्शन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो किसी भी जज और चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, एंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज का। सेकेंड प्रॉब्लम है अबाउट दी कि यहां पर अब देखा जाए तो ट्राइब्यूनल्स में ऐसे बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, जैसे कि आपका कॉम्पिटिटिव लॉ ट्राइब्यूनल है, कंज्यूमर लॉ ट्राइब्यूनल है, एनसीएलटी है, जहां पर अपील जो जाती है ना, वो कहां जाती है? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट को बाईपास कर देते हैं। तो हाई कोर्ट की यहां पर पावर कर्टेल की जा रही है कि आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। ऐसे ट्राइब्यूनल्स बना दिए गए जो कि हाई कोर्ट के बराबर हो गए। थर्ड प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे मैटर्स लेता है जो कि बहुत छोटे मैटर्स हैं, और जो कि उसके देखा जाए तो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं उनके औकात के भी नहीं है, मतलब वहां तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे भी नहीं चाहिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट उनको बहुत समय तक एंटरटेन करती है। ये चीज बताया गया। तो फिर ऑथर ने यही बोला कि देखा जाए तो अभी जो है ना वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशरी हो रहा है, जिससे हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है जुडिशरी का वो बहुत वीकन किया जा रहा है। ये चीज बताया गया। फिर उन्होंने यहाँ पर पूरा इसको समझाया गया कि कैसे कोलिजियम सिस्टम वीक कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ सेकंड फैक्टर की बात करें, सेकंड फैक्टर में उन्होंने बेसिकली थर्ड फैक्टर लिखा हुआ है ना, ट्रिफलिंग मैटर्स देखता है, ये सेकंड फैक्टर में जोड़ दिया उन्होंने। बल्कि सेकंड फैक्टर में ट्राइब्यूनल्स की बात करनी चाहिए थी, बट सेकंड फैक्टर में जो यहाँ लिखा है ना, सेकंड फैक्टर में उन्होंने यहाँ पर बात की गई किसकी? ट्रिफलिंग मैटर्स की, छोटे छोटे मैटर्स सुप्रीम कोर्ट लेता है। जैसे उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट लेता है कि भाई दिवाली सेलिब्रेट करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, कितने समय तक करनी चाहिए। तो जैसे उन्होंने बोला कि देखा जाए तो जब दिवाली की सेलिब्रेशन की बात आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ये बोला था कि इवनिंग समय में आप 1 से 2 घंटे तक दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हो। बट देखा जाए तो साउथ इंडिया में दिवाली जो है वो मॉर्निंग में सेलिब्रेट होती है। तो आप ऐसे मैटर्स नहीं ले सकते ना, ये चीज मैटर्स तो कल्चरल और सोशल और रीजन बेसिस पे होने चाहिए, लेकिन आप ऐसे मैटर्स ले लेते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 1-1.5 महीना लगा दिया था इस बारे में जानने के लिए कि जो आपका दही हांडी होती है, दही हांडी में हाइट कितनी होनी चाहिए हांडी को लटकाने के लिए। तो ये चीज बताया गया। सो बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की इंपॉर्टेंस खो रहा है बाय इंटरफियरिंग दी मैटर्स विच आर वेरी ट्रिफियल, और उसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रेमिफिकेशन नहीं है। ठीक है। फिर ऑथर ने यहां पर बताया पैरेलल जुडिशियल हायरार्कीज। इसमें बताया गया कि यही कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, लाइक कॉम्पिटिटिव ट्राइब्यूनल, लाइक कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स, लाइक कंज्यूमर कोर्ट्स, कंज्यूमर ट्राइब्यूनल्स, जहां पर केसेस जब हो जाते हैं तो अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में होती है, और हाई कोर्ट का जो रोल होता है वो आपका खत्म कर दिया, तो बाईपास कर देते हैं हाई कोर्ट को। सो देखा जाए तो ये हाई कोर्ट की अथॉरिटी को डिमीन किया जा रहा है। फिर आगे ऑथर ने यही लिखा है कि देखा जाए तो हाई कोर्ट की अथॉरिटी को डीमीन करने की जरूरत नहीं है, ना ही करनी चाहिए, क्योंकि वो वैसा ही स्टैंड करता है जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट एक चीज में आगे है, वो कौन सा? आपका आपका कुछ पावर्स में, लेकिन आप डिमीन नहीं कर सकते, ना ही आप ये बोल सकते हो कि हाई कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू दी सुप्रीम कोर्ट। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द साइन ऑफ पीस, अब यही बताया गया कि रशिया थोड़ा सा डीएस्केलेट करने लगा है, क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रोन एंड आपके जर्मनी के चांसलर ओलिफ स्कॉल्फ ने उनको समझाने की कोशिश करी, और वो समझाने में सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन अभी मैक्रोन की भी तरफ से स्टेटमेंट आया, तो यहां पर थोड़ा रशिया के फेवर में बात की गई। यहां पर मैक्रोन की तरफ से स्टेटमेंट आया और उन्होंने बोला था कि भाई देखो, हमें रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड रशिया की जो डिमांड है कि मिन्स्क एग्रीमेंट के थ्रू यूक्रेन के सिविल सिचुएशन को सुधारा जाए, उसको हमें रिवाइव करने की जरूरत है। इवन ऑलिव स्कॉल्फ जो कि न्यूली इलेक्टेड चांसलर है जर्मनी के, उन्होंने भी बोला था कि जो कीव में उन्होंने बोला था कि यूक्रेन की जो एंट्री है नाटो के अंदर, वो अभी हमारा मेन एजेंडा नहीं है, ना ही वो सिग्निफिकेंस रखता है। हमारा जो मेन एजेंडा यही है कि डिप्लोमेटिकली हम लोग व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उनको कैसे डीएस्केलेट किया जाए इस वायलेंट स्थिति से, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से। तो
कॉम्प्लेक्स इशू जो है ना रशिया को लेकर, वो उसका सिक्योरिटी रीजन है, सिक्योरिटी कंसर्न है, और नेटो की एक्सपेंशनरी ओपन डोर पॉलिसी है जो कि रशिया को पसंद नहीं आ रही। ठीक है, तो रशिया के 3 कंसर्न है जो कि यहां समझाए गए, यहां पर समझाने की कोशिश की गई रशिया के 3 कंसर्न। पहला कंसर्न क्या है, उन्होंने बोला पहला कंसर्न ये है कि रशिया के जो नेबर्स हैं यूक्रेन एंड जॉर्जिया, रशिया नहीं चाहता कि वो नेटो के मेंबर बने। ठीक है, ये दूसरा ये है कि नेटो जो है ना वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ करता हुआ आ रहा है, अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, ड्रिल भी करता हुआ आ रहा है, एंड ब्लैक सी में भी अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। एंड द थर्ड ये डिमांड है आपकी रशिया की कि यूक्रेन के साथ जो उनके संबंध हैं, यूक्रेन के साथ जो उनकी सिचुएशन है, उसको डीएस्केलेट किया जाए बाय दी आपका मिन्स्क प्रोसेस, है ना, जो 2015 में डील साइन हुई थी कि हम लोग रशिया और यूक्रेन जो है क्रीमिया को लेकर जब लड़ रहे थे तो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, एंड यूक्रेन और रशिया ने पीस डील साइन करी थी और बोला था कि हम लोग वायलेंट एक्शन नहीं लेंगे अंडर दिस एग्रीमेंट। तो ये चीज रशिया की बात मानने की जरूरत है, और यही यहां पर ऑथर ने डिपिक्ट किया है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि हमने अपना जो ऑफिस है उसको कंट्रोल रूम बना दिया है, एंड हम लोग वहां पर इंडियन बेस्ड यूक्रेन जो है उनको हेल्प करेंगे, उनको उनको वापस भेजने का, या उनको जो भी उनकी जो हेल्प है अगर उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो। मूविंग फर्दर, so Ashok Kumar has been appointed as the first National Maritime Security Coordinator in the National Security Council Secretariat में, ये लिख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा। अशोक कुमार जो कि अपॉइंट हुआ है फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इन दी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। मूविंग फर्दर, ये पूरा पेज आपका पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, नहीं पढ़ना है, स्किप करो। या सो इंडिया लाइक सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी, देखो बताया गया कि इंडिया बहुत स्पीड अप कर रहा है अपनी सोलर पावर कैपेसिटी को लेकर, बट उस उस अब जब आप भी कोई चीज बनाते हो, ऑब्वियसली बात उससे वेस्टेज होता है, लेकिन जो वेस्ट निकलता है फ्रॉम द यूसेज ऑफ सोलर पैनल्स और फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको वो लोग उसको लेकर उन्होंने कोई फर्म पॉलिसी नहीं बनाई है। एक रिपोर्ट सामने आई, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो कि इंटरनेशनल एजेंसी है, उन्होंने बोला कि अगर हम बात करें तो ग्लोबल फोटोवोल्टिक वेस्ट जो है वो 78 मिलियन टन टच कर जाएगा बाय द एंड ऑफ 2050, एंड इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द टॉप 5 जनरेटर ऑफ सच वेस्ट। और इंडिया में अगर हम बात करें जो फोटोवोल्टिक वेस्ट होता है उसको अभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में काउंट करते हैं, सोलर वेस्ट की कैटेगरी में काउंट करते भी नहीं है, जो कि गलत है। और इंडिया की बात भी करेंगे तो इंडिया जो है, इंडिया ने टारगेट किया है कि अपने आप को बाय द ईयर ऑफ 2022 100 गीगा वॉट ऑफ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, इंडिया ने टारगेट किया है। सो इंडिया को जब उस पर जा रहा है, सोलर पैनल्स पे जा रहा है, तो भाई उसके उसके वेस्ट को भी लेकर पॉलिसी फ्रेम करे, ये यहां पर न्यूज लिखी गई है। मूविंग फर्दर, सो इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस की फॉर एनवायरमेंट पॉलिसी, तो यहाँ पर मोदी जी ने उज्ज्वला योजना एंड बहुत सारी सोलर पैनल्स की जो स्कीम्स उनको साइड किया एंड एड्रेस किया इन दी एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट में, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में। उन्होंने यही बताया गया कि अगर आप इक्विटेबल एनर्जी सप्लाई करोगे तो इन्वायरमेंट पॉलिसी के लिए वो सबसे बड़ा एक की नोट होगा। मूविंग फर्दर, सो अभी डिफेंस एक्सपो होने वाला है, एंड डिफेंस एक्सपो फर्स्ट टाइम गुजरात में होगा 2022, एंड देर एक्सपेक्टेड कि 1000 कंपनीज जो हैं वो पहली बार आपका 1000 कंपनीज जो हैं पार्टिसिपेट करेंगी इस डिफेंस एक्सपो में, जिसमें से 100 फॉरेन कंपनीज होने वाली हैं फ्रॉम दी 55 प्लस कंट्रीज। मूविंग फर्दर, सो अभी एक रिपोर्ट निकल के आई और रिपोर्ट में यही बताया गया कि डिप्रेशन देखा जाए रिमेन्स दी निग्लेक्टेड ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, ये चीज बताइए, पढ़ना जरूरी है। मूविंग फर्दर, वर्ल्ड न्यूज, सो वर्ल्ड न्यूज में एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकलती है, दैट इज अबाउट द फर्स्ट वुमेन रिपोर्टेड क्योर्ड ऑफ HIV फ्रॉम द स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट वुमेन इन दी वर्ल्ड जिसका एड्स जो है वो क्योर हुआ है बाय दी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का मतलब होता है ब्रेन, आपने वो सुना है बोन मैरो, क्या बोलते हैं, मैरो समथिंग, या तो
याद नहीं आ रहा मुझे वो कौन सी होती है, तो वही होती है, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसमें। ट्रांसप्लांट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि आपको कोई डिसीज है, जैसे एग्जांपल एड्स की बात हो रही है, आपको एड्स है, आपको ह्यूमन बीइंग है, जहां पर उसकी बॉडी जो है, उसके बॉडी में जो सेल्स है वो एड्स के वायरस से लड़ने के लिए सक्षम है। तो भाई आपका जो ब्रेन मैरो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा उसके ब्रेन मैरो से, जिसके चलते जो उसकी इम्यूनिटी थी वो आपके बॉडी के अंदर आ जाएगी, और आपके अंदर के जो सेल्स हैं वो भी जो सेल्स हैं जो वो भी बिल्कुल ऐसी इम्यूनिटी उनमें आ जाएगी कि वो एड्स के वायरस से फाइट कर सकें और उनको डिफीट कर सकें। ये होती है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज़ में ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज़। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।